Good morning, viewers. Welcome to KK Singh Law Lectures, Prayagraj. I start with Lecture 1 on Introduction. This lecture has been planned in 6 specific points. 6 बिंदुओं में इस व्याख्यान को समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम बिंदु, स्टैट्यूट नंबर। इसे अधिनियम क्रमांक भी कहते हैं। यह यूनिक होता है। किसी भी दो स्टैट्यूट का स्टैट्यूट नंबर समान नहीं हो सकता है। No two statutes can have one and the same statute numbers. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का स्टैट्यूट नंबर 47 है। 47 of 2023. Two other enactments were brought into force with भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उनके भी स्टैट्यूट नंबर्स आपको याद रखना चाहिए। पहला है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। इसका स्टैट्यूट नंबर 45 ऑफ 2023 है। अगला इनेक्टमेंट है द बीएनएसएस 2023। इसका स्टैट्यूट नंबर है 46 of 2023. Now, the second point. Two important dates. First date on which presidential assent was given to all these three acts, and the second date on which all the three enactments were brought into operation, date of commencement. So one date, 25th December 2023, and the second date of commencement is 1st July 2024, next year. Now a question may come to your mind, why the two dates have this much difference, a difference of more than 6 months? The reason is very obvious. 3 अधिनियमों को एक झटके में हटाया गया। पुलिस अधिकारी, जेल प्राधिकारी, न्यायिक अधिकारी और संबद्ध स्टाफ जो इन न्याय प्रशासन के कार्यों से जुड़ा हुआ है, उसे इन तीनों नई विधियों से परिचित कराना था। उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना था। इसलिए 6 माह का अंतराल रखा गया। 6 months interval between the date of assent of the president and the date of commencement of the 3 statutes was justified. Now, the third point. Section 170. Section 170. This is the last section of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. इसमें 2 क्लासेस हैं। पहला सेक्शन 170 क्लास 1, यह रिपील है, निरसन। दूसरा क्लास है सेविंग। हिंदी में इसे व्यावृत्ति कहते हैं। जब भी कोई नया स्टैट्यूट इंट्रोड्यूस किया जाता है और पहले से कोई स्टैट्यूट ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि पहले वाले एग्जिस्टिंग और ऑपरेटिव स्टैट्यूट को हटा दिया जाए, उसे निरस्त कर दिया जाए। सेक्शन 170 क्लास 1 repeals
the former act, the Indian Evidence Act 1872, Act number 1 of 1872. जरा सोचिए, क्या एक ही टेरिटरी में एक ही समय पर एक ही विषय पर दो समानांतर और भिन्न विधियां लागू की जा सकती हैं? न्याय हो सकेगा? न्याय प्रशासन नितांत असंभव हो जाएगा। इसलिए whenever a new statute is brought, the first already existing is to be repealed. So section 170 clause 1 repeals the Indian Evidence Act 1872. Second clause, saving. Whenever an old statute, existing statute is repealed, it is not repealed or vanished totally. There is no complete obliteration of the old act. पुरानी विधियां पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती हैं। जो लंबित मामले हैं, वो चाहे एप्लीकेशंस हो, चाहे अपील्स हो, अदर प्रोसीडिंग्स हो, ट्रायल्स हो, इन्वेस्टिगेशंस हो, उन्हें हम पुरानी विधि से ही निपटाने का प्रयास करते हैं। यह आवश्यक है। So section 170 clause 2 is a saving clause, and it saves, look here, the pending application, pending trial, pending inquiries, pending investigation, pending appeals, etc. They are to be governed and they are to be decided as per the old law, which suffers repeal by the new law. अब मैं चौथे बिंदु पर चलता हूं। दिस प्रियम्बल, जिसको उद्देशिका या प्रस्तावना कहा जाता है। प्रियम्बल के बारे में आप तीन बातें ध्यान रखिए। 3 things. First, it is called identity card of the statute. इसे अधिनियम का परिचय पत्र कहते हैं। यह बताता है हमें कि इस स्टैट्यूट का मूल उद्देश्य क्या है। दूसरा, preamble is part of the statute concerned. It is not to be seen as something outside or external to the statute concerned. प्रस्तावना संविधि का भाग होती है, पार्ट ऑफ स्टैट्यूट होती है। आइए देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की प्रस्तावना क्या कहती है। निचोड़ में कहूं, संक्षेप में कहूं, तो इसका उद्देश्य है फेयर ट्रायल। इसका उद्देश्य है निष्पक्ष विचारण। विचारण से तात्पर्य जांच से। ट्रायल सजेस्ट्स इंक्वायरी। इंक्वायरी में भी सिविल, में भी क्रिमिनल, में भी अदरवाइज, में भी बिफोर कोर्ट मार्शियल। सभी इंक्वायरीज पर, सिविल, क्रिमिनल, अदरवाइज, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शियल्स पर यह लागू होता है। फेयर ट्रायल इज द पर्पस ऑफ, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। टू अटेन दैट ऑब्जेक्ट, 2 things are necessary. All general principles as to law of evidence and all general rules as to law of evidence, they must be brought at one place. They should be consolidated. सामान्य सिद्धांतों को, सामान्य नियमों को एक स्थान पर संकलित किया जाना चाहिए, समेकित किया जाना चाहिए। तो प्रियम्बल से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 समेकनकारी है। इट इज कंसोलिडेटिंग एक्ट, और इसका मुख्य उद्देश्य है फेयर ट्रायल सिक्योर करना, ताकि पार्टीज को जस्टिस मिल सके। नाउ पॉइंट नंबर 5, एप्लीकेबिलिटी। ये एक्ट कहां कहां लागू होता है, किन किन प्रोसीडिंग्स पर लागू होता है। ध्यान दीजिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक प्रोसीजरल लॉ है। इट्स अ प्रोसीजरल लॉ। आप इसको एडजेक्टिव लॉ भी कह सकते हैं। टेक्निकल अंतर हो सकता है दोनों के बीच में, लेकिन बेसिकली ये सिनोनिमस टर्म्स है। ये कहां लागू होता है? द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र पर लागू होता है। किन चीजों पर? यहां देखिए, पहला, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, वेदर सिविल, वेदर क्रिमिनल
और अदरवाइज कोर्ट मार्शल्स पर भी लागू होता है। ध्यान दीजिएगा, एफिडेविट्स और आर्बिट्रेशन, तो ये एफिडेविट्स और आर्बिट्रेशन पर लागू नहीं होता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। ध्यान दीजिए, एविडेंस कॉन्करेंट लिस्ट के एंट्री नंबर 12 का विषय है। Since it is a matter enumerated in the concurrent list, entry number 12, both the legislatures, the Union Parliament and the state legislatures are competent to amend it. तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन कौन कर सकता है? आप कहिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन संसद भी कर सकती है, यूनियन पार्लियामेंट कर सकती है, और साथ साथ राज्य विधानमंडल भी कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स भी कर सकते हैं। यहां एक समस्या हो सकती है, पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया और स्टेट लेजिस्लेचर ने भी बना दिया, दोनों को ही पावर है, कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, और उन दोनों विधियों में, सेंट्रल लॉ में और लोकल लॉ में कॉन्फ्लिक्ट है। They can't operate simultaneously. They are repugnant to each other. So how to resolve this problem? Answer is, look to Article 254 of the Constitution of India. It says, in case of repugnancy, the parliamentary law shall have precedence over state law. संसदीय विधि को राज्य विधि पर वरीयता मिलेगी। जब तक संसदीय विधि ऑपरेट कर रही है, तब तक राज्य विधि इनऑपरेटिव होगी। So in this lecture, we have completed the introductory matter about the भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए, you will have it very soon.